फ्रेंड्स, आज हम BA BSc सेमेस्टर 4 का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लिमिट ऑफ अ वेक्टर एडिशन, लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट का मतलब होता है कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो चाहे वो किस लिमिट का है, मतलब कि उसकी लिमिट क्या है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी हुआ है तो वो हमारा फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी एक लिमिट है, तो हमें उस फंक्शन को उसी लिमिट में सॉल्व करना होता है। और अगर उन्होंने बोला है लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, मतलब कि हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन है उसकी लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक ही एग्जिस्ट करेगी। सो अ वेक्टर फंक्शन f of t is set to tends to a limit t। f of t वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, उसको हम एक लिमिट t में एग्जिस्ट करवा रहे हैं। व्हेन t टेंड्स टू t नॉट, हमारे पास जो t है t से लेके t नॉट पर गया है। इफ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, हमने कोई एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लिया है, हाउएवर स्मॉल, जो कि बहुत ही छोटा है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल, वो एक नंबर को एग्जिस्ट कर रहा है जिसे हमने डेल बोला है, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, जो कि एप्सिलॉन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। जो भी हमने नंबर लिया है, जो एग्जिस्ट करवा रहे हैं पॉजिटिव नंबर, वो एप्सिलॉन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, सच दैट हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा f ऑफ t वेक्टर माइनस t वेक्टर लेस देन एप्सिलॉन, मतलब जो भी हमारा फंक्शन आएगा वो एप्सिलॉन से तो छोटा ही होगा। और जो हमारा वेरी कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, t से लेके t नॉट तक की जो वैल्यूज़ हैं हमारी, वो सारी की सारी 0 से लेके डेल के बीच में ही होंगी। सो लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f ऑफ t वेक्टर इज इक्वल्स टू t वेक्टर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर एडिशन। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये बताया था कि कोई मेरा फंक्शन है जो t से लेके t नॉट तक गया है। अगर कोई फंक्शन t से लेके t नॉट तक गया है तो उसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, मतलब कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है जो यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो क्या ये सच में यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो उसकी मतलब कॉन्टिन्यूसली ये ऐसे कर रहा है। अगर ऐसे कर रहा है तो मैं किसी भी पॉइंट पर जाके उसको चेक करना है, तो उसको बोल देते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूसली वो फंक्शन सच में वेरी कर रहा है। अ वेक्टर फंक्शन f ऑफ t वेक्टर इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट t इज इक्वल टू t नॉट। फंक्शन को हमने t से लेके t नॉट तक ही एग्जिस्ट करवाना है। इफ फॉर एनी गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन however small there exists a positive number del depending upon epsilon such that, सेम जैसे मैंने पीछे समझाया था, सेम एक पॉजिटिव नंबर डेल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है पॉजिटिव नंबर डेल पे, जो कि डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, सच दैट f ऑफ t वेक्टर माइनस f ऑफ t नॉट वेक्टर जो है हमारा वो एप्सिलॉन से तो छोटा ही होगा और एग्जिस्ट किस में करेगा, t माइनस t नॉट लेस देन डेल, किसी नंबर से छोटा ही होगा वो नंबर। तो ये तो हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज करेंगे। फॉर्मूलाज आपको एज इट इज़ ही करने हैं। इसमें डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव का मतलब होता है पहले आपने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसका डबल डेरिवेटिव कर देना है। ट्रिपल डेरिवेटिव में आपने फिर उसी डबल डेरिवेटिव का फिर से सिंगल डेरिवेटिव कर देना है, तो वो ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा। एडिशन ऑफ वेक्टर तो ये होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो उसमें सबसे पहले आप a का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आप b का डिफरेंशिएशन करेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन, आपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का करना है। आपके पास दो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हैं। सबसे पहले आपने a कांस्टेंट b का डिफरेंशिएशन, फिर b कांस्टेंट a का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेम एज इट इज है। पहले a कांस्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ b वेक्टर, सेकंड b कांस्टेंट डिफरेंट क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ a वेक्टर। नेक्स्ट आपने किसी भी फाई फंक्शन, जो कि आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है फाई, तो उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई इंटू a।
सेम एज इट इज फाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई वेक्टर। आप ऐसे ही 3 एलिमेंट्स का भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डी ऑफ ए वेक्टर अपॉन डी टी, कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एज इट इज। ए वेक्टर को हम एज इट इज रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी वेक्टर एंड डी टी, फिर सी वेक्टर को हम एज इट इज रखेंगे एंड नेक्स्ट लास्ट ए वेक्टर बी वेक्टर एज इट इज रहेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी वेक्टर, एंड इन तीनों में प्लस का ही साइन आएगा। ऐसे ही आप 3 एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसमें डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस नेक्स्ट ए वेक्टर क्रॉस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी वेक्टर इंटू डी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर, एंड लास्ट वन इज ए वेक्टर आपने कांस्टेंट बाहर ले लिया क्रॉस बी वेक्टर भी बाहर ले लिया क्रॉस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी वेक्टर अपॉन डी टी। ये तो हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक आर्टिकल है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन f of t vector to have the constant magnitude is f vector dot t of f vector upon dt is equals to 0। इन्होंने बोला है कि एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आपने बतानी है वेक्टर फंक्शन की, टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, उनके पास एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सबसे पहले हम कंडीशन नेसेसरी प्रूफ करेंगे, नाउ नेक्स्ट कंडीशन सफिशिएंट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इस नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया जो हमारे पास एफ वेक्टर है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने लेट कर लिया। लेट करने के बाद अगर तो एफ वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास जो एफ वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड है इक्वल्स टू कांस्टेंट हमने लिख दिया। इसके बाद हम एफ वेक्टर को एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर लिख सकते हैं एंड इसका हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर स्क्वेयर कर दिया इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास एफ वेक्टर कांस्टेंट था तो इसका स्क्वेयर भी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन में हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला था जो थर्ड फार्मूला था a इंटू बी वाला वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है इसलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। 2 एफ ऑफ डी एफ ऑफ वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0। 2 हमारा इस साइड आकर 0 हो गया एंड हमारे पास ये फंक्शन आ गया। अब हमने कंडीशन सफिशिएंट प्रूफ करनी है। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले प्रूफ किया था उसको लेट कर लेना है। एफ ऑफ डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हमने 2 अपनी ओर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमने इसको सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके ये चीज़ बनाई थी तो हमने यहाँ से ये बना लिया, तो हमारे पास ये 2 फंक्शन आ गए। नेक्स्ट हमने इसी का ये हमारे पास फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर का जो कि इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमने ये देखा था कि जो एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर है डिफरेंशिएशन उस साइड जाकर 0 हो जाएगा, तो एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन इस साइड जाएगा तो वो इंटीग्रेशन बन जाएगा और इंटीग्रेशन हम किसी भी चीज़ का करते हैं तो वो कांस्टेंट टर्म आ जाती है। एफ वेक्टर इंटू एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वेयर हो गया इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर स्क्वेयर कांस्टेंट हो सकता है किसी भी फंक्शन का तो उसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास सिंगल फंक्शन का मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, कांस्टेंट। तो हमारे पास कंडीशन जो सफिशिएंट है वो भी प्रूफ हो गई। फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं तो एग्जाम्पल्स हम नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स आपकी बुक में क्लियरली बताई हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन एग्जाम्पल्स तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी समझा दूंगी। हम फर्दर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 11A। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आर्टिकल अभी हमने किया था वही सेम है। प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो वो पूरा का पूरा सेम है।
आई होप आप ये क्वेश्चन मेरी वीडियो में रिपीट करके देख लेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।